हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आप लेकर न्यू कुटनैन जिसका नाम है क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड एग्जाम 2025-2026 का। आपको मैं इस क्लास के अंदर मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम होने वाला जल्दी से, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपका मैं करा रहा हूं, जिससे कि आप स्टूडेंट के आपके प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर में 80 में से 80 मार्क्स पूरे पक्के हो जाए। ये जो हमारा सेट नंबर है का 2 चल रहा है, सेट नंबर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया आपका। कुल मिलाकर के आपको मैं 2-3 सेट पेपर्स कराने वाला हूं, 3 क्वेश्चन पेपर मैं कराने वाला, जिससे कि आपसे स्टूडेंट का 80 में से 80 मार्क्स पूरे कंप्लीटली पक्के हो जाएंगे। आपको मैं लिख करके गारंटी देता हूं। आपसे स्टूडेंट ने तीनों क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन को बहुत बड़े तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, तो आपने इससे पहले कुछ नहीं भी पढ़ा है साल भर, वो भी प्रैक्टिस कर लोगे बड़े तरीके से, तो आपको 80 में से 80 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। मैं लिख करके देता हूँ, गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, हमारे पार्ट 1 की जो सेट नंबर क्वेश्चन पेपर है 1, उसका वीडियो पूरा देख लो। ठीक है, सभी का लिंक आपको, मैं सभी वीडियो का लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और सेट नंबर 2 मैं करा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, उसके सारे वीडियो को देखो। और क्वेश्चन पेपर तीसरा आएगा, उसके भी सारे वीडियो को देखो और 80 में से 80 मार्क्स पूरे पक्के कर लो। और तो ये हमारा सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 के अंदर में हमने इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कर लिया था, हमारे कुछ क्वेश्चन बच गए थे, आज को इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और आगे के भी क्वेश्चन हमारे से उसको भी करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस क्लास को यहां से शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट को दो काम करना जरूरी होता है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट करना होता है, और दूसरा इस वाले वीडियो को लाइक करना होता है। ये दो काम बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको करना जरूरी है, तो फटाफट से आप कर दो। ठीक है, सभी के सभी सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ताकि मैं जितने भी फ्यूचर के अंदर में जो भी आपका नेक्स्ट जो भी आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूं, तो आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाए। इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो, शेयर भी कर देना, कमेंट भी करना मत भूलना। और हमारा पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जो भी आपको सुटेबल लगता है उसको ज्वाइन कर लो और पीडीएफ नोट्स हमसे ले लेना, और ग्रुप के अंदर में टाइप कर देना पीडीएफ। ठीक है, और बात करते हैं, अब हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा था 11वां, 11 से 11 से हमारे क्वेश्चन नंबर बच गए थे। 10 तक क्वेश्चन हमने पार्ट 1 के अंदर में कंप्लीट कर लिया था। हम जो है ना, लंबी लंबी क्लासेस नहीं ले रहे हैं, हम छोटी छोटी क्लासेस ले रहे हैं, और बढ़िया तरीके से मजेदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से समझते हुए चल जाएंगे। ठीक है, तो मेन चीज ये है, कॉन्सेप्ट को समझना है। सारे सारे क्वेश्चन एक बार में कर लो, समझ में ना आया तो कुछ फायदा नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बढ़िया तरीके से हम समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हमारे को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर शब्द हमारे को ये दिया गया है, तो से अक्षर ई चुनने की प्रक्रिया हमारे को बताना है। जो इसमें से देखो, जैसे कि इंटर हो गया, तो इसमें से हमारे को जो इंटर ये वाला जो शब्द है, उसमें से हमारे ई को, ठीक है, ए को चुनने प्रक्रिया, मतलब ए की प्रक्रिया बताना है, सिंपल सा है। ठीक है, तो सबको पता है प्रक्रिया का फॉर्मूला, आपको सभी को पता होता है क्या है और कैसे निकालना है। चलो करते हैं लाइन बाय लाइन। तो ये रहा हमारा, सबसे पहले सुन लो, हमारे को ए की प्रक्रिया हल हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एक की चुनने, ठीक है, ए ई चुनने की प्रक्रिया हमारे को बताना है। प्रक्रिया का आप देखो, आप प्रक्रिया का फॉर्मूला ये होता है, कुल परिणाम बटे में अनुकूल, ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम होता है, सभी को पता है। इसको लिखना जरूरी है, अपने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आंसर शीट के अंदर में जरूर लिखना, क्योंकि अगर आपके मान के चलो आपने सोल्यूशन भी कम, अपने गलती किया सोल्यूशन के अंदर में भी हल करने में, तो आपको आधा मार्क्स जो है ना, आधा मार्क्स 0.5 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखने से मिल जाएगा, तो लिख देना जरूर। आगे बात करते हैं, कुल परिणाम की बात करते हैं, कुल परिणाम कितना है होता है। ठीक है, तो टोटली ये जितने भी शब्द हैं, शब्दों की संख्या है, वही टोटल परिणाम है आपका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टोटल आपके कुल परिणाम है। अब अनुकूल परिणाम के बारे में बात करते हैं। अनुकूल परिणाम का मतलब है कि ई कितने बार आया इसके अंदर में, समझे बात को, ई कितने बार, सॉरी, ई कितने बार आपका आया इसके अंदर में, देखो, तो 1 बार, 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 ई चुनने की प्रक्रिया हमारे को बताना, मतलब कि 4 बार आपका क्या आएगा, आपका ई आया है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 4, तो 4/14। एक सेकंड छोटा कर दिया जाए। ठीक है, तो ये आपका अनुकूल परिणाम ये हो गया। और बात करते हैं प्रक्रिया का फॉर्मूला, लिखते हैं 4 बट्टे हमारा क्या आ गया, 14, उसको ऊपर नीचे काटेंगे, 2/7 हमारा राइट आंसर है। 2/7 देखो कहाँ है, 2/7 डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 12th क्वेश्चन, सबसे छोटी दो अंकीय भाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या और सबसे छोटी, तो ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का एलसीएम हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, विषम, ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का हमारे को एलसीएम ज्ञात करना है। देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटी दो अंकीय अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसके अंदर में सबसे छोटी दो दो अंकीय अभाज्य संख्या कौन सी है बताओ।
देखो पहले तो सबको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लो। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है जिसके गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ दो हो, जिसके गुणनखंड क्या हो, सिर्फ और सिर्फ दो हो, या आपको बोला, या दूसरा एक और परिभाषा है, या खुद से ही सिर्फ और सिर्फ विभाजित हो सके। या तो आप बोल सकते हो खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, खुद से विभाजित या तो एक से विभाजित। ठीक है, समझ में आया? तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 23 है। 23 ये क्या है ना, खुद से विभाजित हो सकता है, इससे कोई, इस 23 को ना कोई भी संख्या इसको भाग नहीं कर सकता है। खुद से हो सकता है 23 से ही, और एक आपका एक से हो सकता है। ठीक है, और अब मैंने बोला जिसके गुणनखंड क्या हो, सिर्फ और सिर्फ दो हो, तो इसको 23 का गुणनखंड देखोगे तो आपके क्या है, 23 गुने में एक करोगे तब जाके आपका क्या आएगा, 23 आपका आएगा। तो गुणनखंड कितने हो गए आपके, दो हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं। तो हमारे को सबसे छोटी दो अभाज्य संख्या, हमारे को दो अंक है, दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बताओ। ठीक है, जैसे कि हमारा 9 हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा आएगा 9, 9 तो नहीं है। 10 है, 10 भी नहीं है, 10 भी कट जाएगा। 11 की बात करते हैं। ठीक है, तो 11 सबसे छोटी हमारे दो अंक की संख्या कौन सी आएगी, अभाज्य संख्या 11 है। ठीक है, क्योंकि 11 देखो 11 सिर्फ अपने से विभाजित होगा और एक से विभाजित हो सकता है। तो हमारा दो अंक की अभाज्य संख्या क्या आ गया, 11 आ गया। अगला बात करते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम और अभाज्य संख्या हमारे को बताना है। ठीक है, विषम भी होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो हमारा कौन सा आएगा, एक है। ठीक है, तो हमारा पहली बात तो एक है, एक क्या आएगा, एक एक भाज्य संख्या है। ठीक है, एक है। एक का फैक्टर तो सिर्फ और सिर्फ एक होता है, एक नहीं होगा, एक नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड क्या एक ही है, इसके अलावा कोई है नहीं। तो हमारे इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, दो है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। मगर ये तो सम है, हमारे को विषम चाहिए। फिर हम लेते हैं तीन, क्या आएगा हमारा, तीन आएगा। तो तीन हमारा क्या आएगा, एक अभाज्य विषम और अभाज्य संख्या है। तीन हो गया। अब इसको हमारे को क्या निकालना है कि एलसीएम निकालना है। 3 और 11 का हमारे को क्या निकालना है, एलसीएम क्या है। तो 11 11 को आप क्या करोगे, 11 को 3 से गुना कर दोगे, आपका क्या आएगा, 33 आएगा। तो ए इसका राइट आंसर आपका है। बस इतना ही करना था और कुछ भी नहीं था इसके अंदर में। यहाँ पे एक नहीं आएगा, गलत है ये, एक नहीं है, तीन आएगा, क्योंकि एक का एक ही होता है। तीन आएगा, उसको जब इसका एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम निकालने का मतलब क्या है, 11 का एलसीएम निकालोगे आपका 11 ही आएगा। तीन का एलसीएम निकालोगे आपका तीन ही आएगा। ठीक है, 11 कट गया, एक बचा, तीन करते हैं, तीन आया। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक एक हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा गुणनखंड, क्या है, 11 गुने तीन आया, 11 गुने तीन करो तो आपका क्या निकल गया, 33 आएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। बस इतना ही था, कुछ नहीं। अगला देखो, क्वेश्चन बहुत आसान था। कौन सा, आपको एक बार ध्यान रखना, क्लास में पूरा फोकस होकर रखना। जो जो मैं एक एक लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ उसको समझते हुए चलना बस। हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत बड़े तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13। देखो हमारे को दिया गया है कि 5 कोस स्क्वायर 30 और बटे में टेन 60 और साइन 30 का मान है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कोस, कोस आपको मैंने जब पार्ट वन करा रहा था तो पार्ट वन के अंदर आपको मैंने बोला था सभी की वैल्यू याद कर लेना। साइन की वैल्यू 0 पे कितना है, 45 पे, 30 पे कितना आएगा, 45 पे कितना है, 45 पे कितना, 60 पे कितना, 90 पे कितना है। ठीक है, तो कोस का भी याद, साइन कोस और टेन का याद करो, तीन का याद करो, तीन मेन है। तो चलो इसका आंसर करते हैं। तो इसके आंसर को मैंने इसको लास्ट में कर रखा है। एक सेकंड रुक जाना, कहाँ गया कहाँ गया। इसका आंसर बहुत बड़ा था। ठीक है, चलो दिखाता हूँ, ये रहा आंसर मैं कर रखा है। देखो समझे, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कोस। जो कोस 30 का वैल्यू क्या होता है आपका, अंडर रूट, अंडर अंडर 3/2 होता है। उसका स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पर उसके ऊपर क्या लिखा, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अगला देखो अब, तो टेन 60 पे क्या वैल्यू होता है, अंडर रूट 3 होता है। और साइन 30 पे क्या होता है, 1/√2 रहता है। ठीक, 1/2 रहता है ना, √2 रहेगा, 1/2 रहेगा। और पहले जीरो पे 1/2 रहता है, एक सेकंड रुकना। वो 30 पे, साइन 30 पे तो 1/2 रहता है। यहाँ पे 60 है, क्या है, 30 है ना। 1/2 रहता है, अंडर थोड़ी रहता है, 1/2 रहता है, सिर्फ और सिर्फ दो रहता है बस। 1/2 रहता है, अंडर नहीं रहता। ठीक है, अगला देखो, अब यहाँ पे हो गया हमारे से थोड़ी सी गलती, गलती नहीं हुई, ठीक ही है, यहाँ पे गलती लगा। ठीक है, चलो करो।
अगला देखो, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखो ऊपर में, तो इसको हम जब इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो तीन को स्क्वायर को हम जब अंडर तीन का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, तीन बचा, और दो का स्क्वायर करेंगे हमारे कितना आएगा, चार आएगा। ठीक है, तो 5 गुने में 3 बटे 4 बटे में आपका अंडर तीन 1 बटे 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जब ऊपर का करोगे तो 5 को 3 से गुना कर दो, कितना आ गया 15, और 15 बटे 4 हो गया ऊपर में। और नेक्स्ट वाले में जब हमारे को क्या करना है आप समझना। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं ये कर रहा हूं कि अब हम इसको क्या कर रहे हैं, देखो हमारा अंडर तीन है, ये चीज है, बराबर तो नहीं है, तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे ना दो से ना इसको ना इस वाली संख्या को दो से गुना, दो से भाग करना पड़ेगा इसको। दो से भाग करो, ऊपर भी आ जाएगा, छोड़ो इसको, ऐसे मत करो। तो हमारे का देखो मैंने क्या करा, इसको बराबर करने के लिए देखो, तो हम इसको प्लस करना पड़ेगा जोड़ने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे में एक लगा दिया मैंने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम मैंने लिया, तो मेरे कितना निकल के आएगा, दो आएगा। अब क्या करना है आपको, नीचे वाली संख्या से ना, नीचे वाली संख्या से भाग करना है, जो भाग करके जो आएगा ना ऊपर वाली संख्या से गुना कर देना है। ठीक है, गुना कर देना है। तो चलो करते हैं, एक को दो से भाग करेंगे हमारे कितना आएगा, दो आएगा। और दो को जब मैं अंडर तीन से गुना करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, दो अंडर तीन आ जाएगा। ठीक है, इसमें आ गया, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से, और जो भाग करके आएगा वह उसे ऊपर वाले से गुना कर देना है। दो को दो से भाग करूंगा मेरा कितना आएगा, एक आएगा। एक को मैं एक से गुना कर दूंगा, मेरा कितना आ गया, एक। तो ये कितना आ गया, दो अंडर तीन प्लस एक, तो ये हमारा आया। अब अगला देखो, यहाँ पर चार है, यहाँ पे कितना है, दो है, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो यहाँ पे बचा कितना, दो बच के आया। ठीक है, अगला देखो, दो बच गया था यहाँ पर 15 बटे दो, और यहाँ पर सिर्फ इतना बच गया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम कुल मिलाकर के हमारा इतना बच के आ गया था। अब क्या करेंगे, अब हमारा ये होगा कि जब मैं इसको ना देखो, अब मैं इसको ना जो नीचे वाली इतनी संख्या को ना मैं क्या कर रहा हूँ, गुना में कर रहा हूँ, मैं इसको ना गुना में लाना चाहता हूँ, भाग से गुना में लाना चाहता हूँ। तो ये जो संख्या रहेगा ना ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये वाला ऊपर था तो ये नीचे में हो जाएगा, और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो ये आपका आ गया, बन करके आपका क्या आएगा, इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे, तो आपका बन के आएगा, देखो तो डायरेक्ट कर लो। तो मैं करके क्या आया देखो, तो ये इतने पे आ जाएगा, 15, एक से गुना 15 ही आ जाएगा आपका। अब अगला देखो, दो को मैं इससे गुना करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, चार और तीन आ जाएगा। और दो को एक से गुना करूंगा मैं कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। तो मेरा ये बन के आ गया बस। ठीक है, ये बन करके आ गया। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा ना, अपने सीखा होगा 9th क्लास में हर का परिमेयकरण करना। ठीक है, हर का परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण आपने सीखा है, तो परिमेयकरण करेंगे हम। तो क्या करना होता है, नीचे वाली संख्या जो भी रहता है, क्या है यहाँ पर, क्या है बीच में, क्या आएगा, प्लस का है। तो इसे हम सेम संख्या से ही बस यहाँ पे साइन जो बीच में जो प्लस का रहेगा, तो इधर उसको हम क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। अगर यहाँ पर माइनस माइनस रहता तो इधर जाके हम क्या करते, इधर क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। इसी वाली संख्या को बस हमारे को ऊपर नीचे से गुना करना है, प्लस हमारे को सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर देना है बस। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साइन चेंज कर रहे हैं बस। ठीक है, साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करके हमने ऐसे इसको लिख दिया ऐसे। अब मैं इसको इससे गुना करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 15 गुना में यह बनेगा। और इसको इससे मैं देखो, यहाँ पे एक बार संख्या प्लस में, एक बार संख्या माइनस में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस बार इसमें ए बी का आपका ए का स्क्वायर हो जाएगा और आपका बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए ये है, बी ये है आपका, ए का स्क्वायर, बी का, और माइनस में बी माइनस और बी का स्क्वायर। ठीक है, जब उसको आप गुना करोगे, इससे गुना करोगे तो आपका कितना, 60 अनुरूट 3 और 15 दूनी 30, ये आ गया। और जब इसको स्क्वायर को करोगे, ठीक है, तो चार चौक, चार को चार से गुना करोगे, चार चौक 16, 16 तिया 16। अब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, 16 तिया 48, दो का स्क्वायर करोगे 4, ये आपका आ गया। जब इसको इधर से करोगे तो इतना बन गया आपका 60 अंडर 3 अंडर 30, और माइनस ये आ गया 30, और ये बच गया आपका 44। ठीक है, 44 आएगा, 48 में 4 के 44 हो गया। अब अगला देखो, अब क्या करेंगे हम, कुछ इसमें से बना कॉमन लेंगे बस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉमन ले रहे हैं। कॉमन क्या लेंगे हम इसमें से, मान के चलो जैसे कि आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 30 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो 30 में जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या था, ठीक है 30 में कॉमन लूंगा इसमें से। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉमन लेना बता देता हूँ। 30 कॉमन जब मैं लूंगा तो यहाँ पे 30 कॉमन लिया मैंने, तो 30 के पाड़े में 60 कितने बार में आता है, दो बार में आता है, दो। और यहाँ पे 30 तो मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा कि यहाँ पर एक, और यहाँ पे 44 है। ठीक है, नीचे में 44 है। अब ऊपर नीचे भाग, इसको इससे काटो, अब 15 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे 2 से काटो 15 आ जाएगा, इससे करूंगा 22 आ जाएगा। और अब वो 2 से कटेगा ही नहीं है ना, 3 से भी नहीं कटेगा। तो आ गया क्या आपका बचा, 15/22 बच गया। ठीक, तो 15/15 को फिर से इसको गुना कर दो बस, 15 दूनी 30। या आपको सीधे सीधे कुछ करना भी, अगर नहीं भी करना चाहते ना, तो मतलब जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना जरूरी होता है, छोटा करके रहेंगे। तो हमने कर दिया इसको, 15 दूनी 30 हो गया, 30 × 3, और यहाँ पर 15 कम 15, 15 कम 15,
15 आ गया, अब नीचे में 22, तो बस लास्ट में जाके यही आएगा, इसका आंसर आपका निकल के नहीं आएगा। आप लोगों को इसमें वैल्यू दिखाई दे रहा होगा ना, इसमें वैल्यू क्वेश्चन के अंदर में कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है, जिसके कारण इसका पूरा आंसर आपका निकल के नहीं आएगा। तो लास्ट में आपका जहां तक ये आया ना वहीं पे छोड़ देना, आपको फुल टू फुल मार्क्स आपके मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आप स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, हमने बस थोड़ा सा वैल्यू रखा, वैल्यू रख करके एक लास्ट में वैल्यू निकाल दिया हमने, फिर इसका हर का परिमेयकरण करा, हर का परिमेयकरण करके हमने आंसर निकाल दिया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा दिया गया है 14, द्विघात समीकरण डैश के सुनांक है। ठीक है, द्विघात समीकरण के डैश के सुनांक है, वास्तविक है, अवास्तविक है, वास्तविक, वास्तविक तथा भिन्न है, या वास्तविक समान है। तो आपको मैंने जब को पार्ट 1 दिखा रहा था, पार्ट 1 मैंने करा था, तो आपको मैंने विविक्तर, ठीक है, विविक्तर जो आपका था ना, विविक्तर निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, वह क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बताया था मैंने। ठीक है, इसके साथ में मैंने आपको बताया था, जब जब आप ये निकालोगे तो ये जो आपका निकल के आएगा डी के, ठीक है, डी के बराबर में निकल के आएगा आपका, तो ये जीरो के, ये जो निकल के आएगा आपका, जो भी ये निकल के आए, इसकी वैल्यू जो निकल के आएगा आपका जीरो के बराबर है, या जीरो से बड़ा है, या जीरो से कम है। ठीक है, तो कौन कौन से, तो मूल की प्रकृति क्या क्या होगा उस समय पे, मूल की प्रकृति आपका क्या क्या होगा वो मैंने बताया था। ठीक है, तो सेम चीज इसमें वही लग रहा है। तो सुनांक को, डैश के सुनांक हमारे को बताना है। ठीक है, सेम चीज हमारे को बताना है, तो पहले इसको क्या निकालना पड़ेगा आपको, ए बी, पहले डी लगा करके वही डी वाला फॉर्मूला लगा करके आपको आंसर निकालना है। चलो देखो मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, जब मैं सोल्यूशन करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखो, अब हमारे को इस वाली संख्या का क्या निकालना है, सोल्यूशन, हमारे को सुनांक निकालना है। सुनांक निकालने का फॉर्मूला क्या है इसका, मैं, ठीक है, सुनांक निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो इसमें हमारे के सुनांक, ठीक है, सुनांक कैसे हैं, तो हम विविक्त वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें ए बी, इस वाले समीकरण का हम क्या निकालेंगे, ए बी सी निकालेंगे, फिर फॉर्मूला को पुट करके हम इसका सुनांक निकालेंगे। ठीक है, सुनांक मेरा निकल के आएगा, और फिर उसमें हमारे को वो भी बताना है ना, वास्तविक अवास्तविक ये सब बताना है। तो कभी भी आपका वास्तविक अवास्तविक आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। तो अब देखो एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी संख्या रहता है तो उसकी यहाँ पे कुछ भी नहीं तो एक है। अब दूसरे वाले एक्स, ठीक है, सिंपल एक्स के जो बगल में जो आपका संख्या रहता है वह क्या रहता है आपका बी रहता है, और जिसके ऊपर एक्स वैक्स कुछ भी नहीं रहता तो वह क्या रहता है आपका सी रहता है। तो बस बी क्या है आपका 4 का स्क्वायर, 4 का 4, ए क्या आपका 1 है, सी क्या आपका 5 है, 4 का स्क्वायर 16, और इसको से गुना करूंगा 20 आएगा। अब ये सुनांक जो आपका इसमें से घटाओगे, 20 में से 16 गया आपका 4 आएगा, वो भी माइनस का। सुनांक जो आपका आया क्या है, आपका आया माइनस का आया। ठीक है, जब आपका कभी भी सुनांक, जो आपका सुनांक कभी भी माइनस में आ जाए तो आपका अवास्तविक शून्याङ्क आपका होता है, अवास्तविक शून्याङ्क है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका ना जीरो से छोटा है, ये वाली संख्या जो आपका शून्याङ्क निकल के आया जीरो से क्या है, छोटा है बस। ठीक है, तो अवास्तविक है बी, अवास्तविक। ठीक है, तो ये करना था, हमारे को बताना था। और अगर जीरो के बराबर होगा तो आपको मैं दिखा देता, अगर जीरो के बराबर होगा तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, अगर जीरो के बराबर हो तो हम इसको क्या कहते हैं, देख लो एक बार, क्योंकि एक चीज काम देगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, देखो ये रहा। अगर देखो ये क्या हो जाए ना, जैसे कि जीरो से बड़ा हो तो क्या रहेगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर जीरो के बराबर हो जो भी हमारा निकल के आएगा सुनांक, ठीक है, तो वो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल। और इसमें, और अगर जो माइनस में आ गया, जो भी संख्या आएगा जीरो से भी छोटा हुआ माइनस में, तो वास्तविक कोई भी वास्तविक मूल आपका नहीं होगा। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर में क्या था हमारा, अवास्तविक मूल हम लिखा हमने। ठीक है, तो बस आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 15 क्वेश्चन है। देखो देखो, यदि हमारे को दिया गया है, यदि त्रिज्या R1 R2 वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, ठीक है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग क्या आएगा, हमारा त्रिज्या R वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हमारे को क्या आंसर निकल के आएगा बताना है। ठीक है, अब बेसिकली इसमें बोला जाएगा त्रिज्या, हमारे को त्रिज्या हमारे को दिया गया एक वृत्त का त्रिज्या क्या R1 है, दूसरे वृत्त का त्रिज्या क्या है R2 है। ठीक है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आर वाले के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो जो आंसर क्या निकल के आएगा हमारे को बताना है। चलो अब उसका करते हैं आंसर।
ये देखो 15 क्वेश्चन हमारा। देखो अब हमारे को बोले क्या है, दो वृत्त, दो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो हमने वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया, पाई आर स्क्वायर बराबर है पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, पाई से विभाजित करने पर, अब जब हम क्या करेंगे ना, इसके इसका दोनों छोटे स्क्वायर का बराबर क्या है, इसके बराबर है। ठीक है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, पाई से हम दोनों तरफ से भाग कर देंगे। जब हम इसको बाई से भाग करेंगे तो पाई से पाई खत्म, नीचे में पाई लिखा जाएगा, नीचे में पाई लिखा जाएगा, नीचे में पाई लिखा जाएगा। तो पाई से पाई खत्म, पाई से पाई खत्म, पाई से पाई खत्म। बचा क्या, आर का स्क्वायर बराबर में आर का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आगे क्या, आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर बराबर में क्या, आर स्क्वायर होगा। तो सी इसका राइट आंसर आपका है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर। बस इतना ही करना था, कुछ भी नहीं करना था। बस क्षेत्रफल का फॉर्मूला को सामने में रख दो, कुछ वैल्यू नहीं दिएगा, कुछ हम वैल्यू लिखेंगे भी नहीं। बस क्षेत्रफल के फॉर्मूला के लिखो, दोनों का जोड़ करके फिर इसके बराबर में कर दो सबसे बड़े वाले के, बस आंसर निकाल देना। ठीक है, ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे सामने में आएगा, किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। मैंने जब आपका पार्ट 1 कराया था तो मैंने चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बताया था। ठीक है, तो चतुर्थांश का जो आपका क्षेत्रफल होता है वह क्या रहता है, आपका वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। क्या रहता है, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। देखो चतुर्थांश किसे कहते हैं पहले समझ लो। एक वृत्त को ना जब हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है, 4 हिस्सों में बंटने के बाद में ये 4 हिस्सों में बट जाता है। ठीक है, एक वृत्त को जब हम 4 हिस्सों में बांटते हैं तो चारों हिस्से क्या रहते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक किसी भी हिस्से का जो, अब चारों सारे हिस्से क्या है, पहले बात तो बराबर है, तो सभी का क्षेत्रफल क्या रहेगा, छोटे छोटे ये जो हिस्से का क्षेत्रफल क्या रहेगा, सभी का बराबर रहेगा। तो अगर मैं बोलूं कि इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है, अगर पूरे वृत्त का ये वाला जो हिस्सा है वह क्या है, 1/4 ही तो है। ठीक है, 1/4 हो गया, तो ये हो गया हमारा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 होता है चतुर्थांश। ठीक है, मतलब कि ये आप बोल सकते हो 25% होता है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारे को दिया गया है, यदि हमारे को यदि संख्या हमारे को डैश 759 और 44 का एचसीएफ ये है, तो डी का मान ज्ञात कीजिए। अब 780 759 का डैश का से हमारे को एचसीएफ दिया गया है, ये है, तो हमारे को डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो इसके लिए हमारे को क्या निकाल पाए, दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, दोनों के एचसीएफ को डैश के बराबर पे आप रखोगे ना, तो अपने आप से डी का मान निकल के आ जाएगा। तो चलो निकालते हैं। तो ये रहा, और मैंने बता दिया था वृत्त के क्षेत्र 1/4 होता है, चतुर्थांश इसे कहते हैं। और वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला ये याद कर लेना, आपको बहुत ज्यादा काम करेगा। वृत्त के चतुर्थांश से रिलेटेड में कभी भी आपका लिखा आ जाए वृत्त का चतुर्थांश, तो फॉर्मूला यहाँ पे ये लगता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी याद कर लेना। अगला करते हैं क्वेश्चन, हमारे को दोनों का एचसीएफ निकालेंगे हम। दोनों का हमारे एचसीएफ निकालने का हमारे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों का गुणनखंड, हमारे को एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसको, जब हम 2 से इसको भाग करेंगे, 2 से कटेगा नहीं है पूरा संख्या, क्योंकि सबसे लास्ट में क्या आएगा, विषम संख्या है, इसे 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे। 3 को जब मैं इससे भाग करूंगा, 7 को भाग करूंगा, मैं कितना, कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, बच्चा कितना, 1 बच गया। ठीक है, आप छोटे बच्चे ने तो समझ सकते हो। ठीक है, तो बचा कितना, 1, तो यहाँ पे कितना ये बन गया, 15 बन गया। ठीक है, 3 के बारे में 15 आता है, कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। 3 के बारे में 9 आता है, कितने बार में, 3 3 बार में आता है। अब बच्चा ये वाला जो है ना, वह आपका सीधे 11 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से छोटी संख्या से, इससे 11 से छोटी संख्या से नहीं कटेगा। तो 11 कम 11, तो हम क्या करेंगे, 11 दूनी 22 होता है, 2 बार में आता है ये। बचा कितने, इसमें से बच गया 3, तो 11 इधर बच गया, बन गया कितना, 33 बन गया ये। तो 11 के पास में 33 आता है, कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, तो ये पूरा कट गया, आया कितना, 23। अब देखो 23, यहाँ पे 23 तो सिर्फ और सिर्फ अपनी संख्या खुद से ही कटेगा, 23 से हो, 23 से हम भाग कर सकते हो, ये आपका आ गया। तो इसका गुणनखंड देखते हैं, हमारे 759 का गुणनखंड जो हमारा है, 3 गुने में 11 गुने में 23 आ गया। 44 का गुणनखंड करते हैं हम अब हम। ठीक है, गुणनखंड बोल सकते हो, एलसीएम में आप गुणनखंड बोलो या एलसीएम बोलो, बात बराबर है। तो 2 से इसको भाग करेंगे, 22 आएगा, 2 को फिर से हम इसको भाग करेंगे, हमारे कितना आएगा, मतलब कि 2 से इसको भाग करो तो आपका आधा ही आएगा ना, सीधी सी बात है। तो 11 आएगा, 11 को सिर्फ 11 से काट सकते हैं हम, तो 1 आ गया। तो 2 गुने में 2, ठीक है, 2 गुने में 2 गुने, तो गुणनखंड क्या है, 2 गुने में 2 गुने में 11। दोनों में अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं बस समझना, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, तो दोनों संख्या में क्या रहा है, कॉमन है, दोनों संख्या में आए, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है, तो दोनों में 11 11 है, तो वह आपका क्या निकल के आ गया, आपका एचसीएफ यही है। ठीक है, अगर मान के चलो इसके अलावा 2 भी यहाँ पे भी है, इसके अलावा 2 यहाँ पर भी है, तो ये भी आपका कॉमन निकल करके आता। ठीक है, तो आप लिखते 2, 11 गुने 2, और ये आपको 11 को 2 से गुना करते तो आपका क्या निकल के आ जाता, 22। इस प्रकार से जो दोनों में होना चाहिए, कोई सी भी संख्या दोनों में होना चाहिए बस। ठीक है,
तो एचसीएफ क्या निकल के आपका 11 निकल के आया। अब देखो, तो एचसीएफ हमारे को दिया क्या, एचसी बराबर क्या दिया गया था, ये दिया गया था, तो हमने इसके बराबर में 11 लिख दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, 11 को यहाँ पे माइनस में इधर रखे, किस में हो जाएगा, इधर मैं इक्वल में इधर लेके जाऊंगा तो मेरा प्लस में हो जाएगा। तो मेरा 24 हो गया, 11 और 13 24 हो गया, और यहाँ पे 2 गुने में इधर जाके भाग में हो जाएगा। 24 को 2 से भाग करूंगा, मेरा डी कितना निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। बस, तो ये रहा 12, 20 का राइट आंसर है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा पत्तों का। ठीक है, पत्तों वाला खेल आएगा, बहुत आसान आएगा, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन मैंने छोड़ा है क्या क्वेश्चन, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सभी क्वेश्चन तो करते हुए चल रहे हैं, चलो ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन है हमारा, पत्तों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पत्तों वाले को समझने के पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। ठीक है, निकाला जाता है, और तस्वीर वाले लाल पत्ते प्राप्त होने की प्रायिकता हमारे को बताना है। तस्वीर वाले लाल पत्ते, तस्वीर वाला भी होना चाहिए, लाल पत्ता भी होना चाहिए, कि प्रायिकता हमारे को बताना है। तो इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि जो पत्ते का पूरा सिस्टम क्या क्या होता है, मतलब पूरे ताश की गड्डी के बारे में पूरा समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ताश की गड्डी के बारे में समझते हैं। ताश की गड्डी में देखो टोटल आपके 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। और मैं आपको बोलूं 52 पत्ते के अंदर में 52 पत्ते को काट के ना आपको टोटल कितने समूह होते हैं, 4 समूह होते हैं आपके। ठीक है, और 4 समूह में सभी समूह के अंदर में प्रत्येक 13-13 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो 13 13 गुने 4 करोगे आपका कितना आ जाएगा, 52। ठीक है, तो प्रत्येक समूह के अंदर में 13-13 पत्ते होते हैं। ठीक, अब देखो, अब चारों समूह को ना, अब 4 समूह कौन कौन से होते हैं वह समझना। हुकुम, पान, ईट और चिड़ी होते हैं, 4 समूह आपके हो गए। पूरा समझा दे रहा हूं पत्तों के बारे में। ठीक है, अब अगला देखो, चिड़ी और आपका हुकुम काले रंग के होते हैं। चिड़ी और हुकुम आपके कितने होते हैं, काले रंग के होते हैं। पान, देखो पान आपको पता है, पान तो लाल रंग का होता है, समझ में आ गया। ईट भी लाल रंग का होता है, तो आपको ये याद होने में आपको मुश्किल नहीं होगा ये। ठीक है, तो पान और ईट आपका लाल रंग का हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्येक समूह के अंदर में कौन कौन से पत्ते होते हैं। तो प्रत्येक समूह के अंदर में आपका जब बात किया जाए तो आपके 4 पहले तो नाम वाले होते हैं। ठीक है, नाम वाले, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद जो नंबर वाले होते हैं, 10, 9, 8, 1 तक नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 से लेकर 2 तक आपके होते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, यहां तक आपके होते हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, एक नहीं होता। अब बात करते हैं, अब यहाँ पर देखो फेस कार्ड आपके कौन कौन से होते हैं। बादशाह, बेगम, गुलाम वाले पत्ते फेस कार्ड के होते हैं। क्या होते हैं, फेस कार्ड के आपके होते हैं। ठीक है, और बस अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, पहले तो फेस कार्ड होना चाहिए। ठीक है, फेस कार्ड होना चाहिए, प्लस में हमारे क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए। तो बस अब यहाँ पर निकाल लो, तो फेस कार्ड और लाल वाले कितने पत्ते वहां हम निकालते हैं अभी सबसे पहले। ठीक है, तो हमारे को देखो, और एक आप बता दूं, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो कुल परिणाम का मतलब होता है टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने आपके, 52 है। ठीक है, अब अनुकूल परिणाम निकालते हैं, अनुकूल मतलब कि हमारे लाल पत्ते और फेस वाले कार्ड। ठीक है, तो देखो फेस वाले कार्ड कौन कौन से होते हैं हमारे, बादशाह, बेगम, गुलाम होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि 3, मतलब कि 3 हो गए, ये तो 3 हो गए आपके। और कितने ग्रुप होते हैं टोटल आपके, ग्रुप ग्रुप हमने पढ़ा था ना, 4 ग्रुप होते हैं आपके। तो कितने पत्ते हो गए, 12 पत्ते हो गए। तो फेस कार्ड कितने हो गए हमारे पास में, 12। अब हमसे एक और चीज बोला गया था, फेस वाले के साथ में लाल भी होना चाहिए। ठीक है, तो लाल होना चाहिए, तो हमारा एक तो एक समूह ये हो गया, दूसरा समूह ये हो गया, और 2 और तीसरा चौथा समूह। तो हमारे इसमें तो बाकी चिड़ी हुकुम ये तो काले हैं, तो इसमें मतलब कि ये चिड़ी हुकुम नहीं गिना जाएगा हमारा। चिड़ी हुकुम वाले जो फेस कार्ड है उसको हम नहीं गिनाए जाएंगे। तो चिड़ी के अंदर में कितने फेस कार्ड है, 3 है। हुकुम के अंदर भी 3 है, तो 6 कार्ड है, इसमें से हमारे को घटाना पड़ेगा। 12 में से 6 गए, हमारा कितना बचा, 6 बचा। तो 6 टोटल आपके लाल भी है और फेस कार्ड भी है आपके। तो अनुकूल परिणाम कितना निकल के आपका आ गया, 6। तो 6/52 करोगे तो उसको काटोगे तो 3/26 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना मत भूलना अपने आंसर शीट के अंदर में, इससे आपको आधा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बस इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करने जा रहे हैं वह भी आसानी है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो, सॉरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा का विकथन कारण वाला है, हमारे को विकथन में दिया गया है, यदि 7 tan, ठीक है, tan थीटा बराबर कितना है, 4 है। तो हमारे को दिया गया है कि यहाँ पे साइन है। ठीक है, 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में 7 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा बराबर कितने के, 7 के है। ठीक है, अब अगला देखो कारण दिया गया आपको, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका,
साइन बटे सैन थीटा बटे कोस थीटा। ये तो सबको पता है कि कोस टैन थीटा बराबर में साइन साइन थीटा साइन बटे कोस होता है, सबको पता है, क्योंकि ये क्या है, फॉर्मूला है, क्या है आपका सूत्र है, फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो मतलब कि कारण तो आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। अब हमारे को ना अभिकथन की जांच करना है कि वह सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अभिकथन की जांच करते हैं, चलो सॉरी। तो ये करते हैं अभिकथन की जांच। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 है आपका, यहाँ से स्टेप 1 आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। तो आपका अब अगला देखो, अभी कहता ना कि आपको जांच करना है हमारे को, तो ये दिया गया, ये बराबर ये है। अब हम क्या कर रहेंगे, ठीक है, तो मैं जो इस वाली चीज को ना, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 7 यहाँ पे गुने में किस में हो जाएगा, 4 के भाग में हो जाएगा, तो 10 बराबर क्या होगा, मैं 4/7 हो गया। ठीक है, अब अगला देखो, अब मेरा जो इस साइड का था ना ये वाला, अब मेरा इस साइड वाला जो है ये चीज है, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो मैं अब मैं कौन सा RHS से ले रहा हूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला ले रहा हूँ। तो मैं इस वाले को क्या कर रहा हूँ, इस वाले संख्या को ना मैं को कोस थीटा से अंश और हर को विभाजित कर रहा हूँ, कोस थीटा से मैं क्या अंश और हर को विभाजित कर रहा हूँ। तो मतलब कि मैं इसको साइन थीटा को, ठीक है, ऊपर नीचे अंश और को मैं कोस से भाग कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो साइन को भी मैं कोस से भाग कर रहा हूँ, कोस को भी कोस से, साइन को कोस से, ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा ये बन के आएगा, देखो, तो कोस से कोस खत्म, कोस से कोस खत्म, तो मेरा यहाँ पे बन के क्या आया, मेरा यहाँ पे बन के आया, देखो बचेगा मेरा क्या, 7 साइन साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा माइनस में 3, आपका सिर्फ और सिर्फ इतना बच के आएगा भाग करने के बाद में। ठीक है, अब मैं साइन, अब टेन थीटा के बराबर, देखो अब मैं टेन थीटा बराबर है साइन बटे थीटा बट्टे में कोस थीटा होता है, तो मैं इसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ इतना भी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, इसकी जगह पे इतना लिख दिया मैंने, तो 7 टेन थीटा माइनस में 3, जिसकी जगह पे भी मैंने 7 टेन थीटा माइनस प्लस में 3, इतना मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। अब हमारे को दिया गया टेन थीटा बराबर क्या, 4/7 है, का मान रखने पर टेन थीटा बराबर क्या, 4/7 है, तो मैं यहाँ पे ना टेन थीटा की वैल्यू पे रख देता हूँ मान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था मेरा, 7, क्या था ये, 7 टेन थीटा, ठीक है, माइनस में 3, और बटे में क्या था, 7 टेन थीटा, और प्लस में आपका 3 था ना, यही था ना फॉर्मूला, यहाँ पे बच गया था हमारा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अब हमारे को पता था कि वैल्यू, हमारे को पता है टेन थीटा की वैल्यू पता है हमारे को, तो मैंने बस कुछ नहीं कहा, टेन थीटा 4/3 रख दिया। ठीक है, 4/7 रख दिया और 4/7 रख दिया, तो ये मेरा क्या कट जाएगा, ये मैं कट जाएगा, 7 से 7 खत्म, 7 से 7 में खत्म, बचेगा मैं 4, 4 माइनस 3 और 4+3, तो बचा क्या है, इसमें से घटाएंगे इसको, एक बचेगा, इसमें से करेंगे 1/7। तो देखो अब हमारे को देख रहे होगे आपसे स्टूडेंट, हमसे बोला क्या जा रहा था, तो जब मैंने इसको सोल्व करा, ठीक है, तो मेरा 1/7 आया, और हमारे को दिया क्या जा रहा है क्वेश्चन के अंदर में, इसके बराबर, ये बराबर किसके है, ये बराबर 7 के बराबर है। बाकी जब हमने इसको सोल्व करा तो हमारे कितना निकल के आया, 1/7 निकल के आया, और 1/7 निकल के आया, और ये तो 7 है सिर्फ और सिर्फ, तो इसका मतलब ये है कि हमारा 1/7 बराबर 7 नहीं है, तो अभी कितना, एक क्या आपका सत्य है बस। ठीक है, तो इस तरह से सोल्यूशन करना था, हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, इसको इसको 7 को इधर ले गया, तो टेन थीटा की वैल्यू आपका आ गया 4/7 आ गया। ठीक है, फिर जाकर हमने इसको सोल्यूशन करा, सोल्व करके फिर हमने लास्ट में टेन थीटा की वैल्यू पर हमने 4/7 रख के काट करके फिर घटा करके हमारा आंसर निकल के आ गया 1/7। तो 1/7 7 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम क्या करा हमने, नहीं है बराबर, तो ये अभिकथन क्या होगा आपका, गलत होगा। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा, डी इसका राइट आंसर है, अभिकथन असत्य, लेकिन जो कारण आपका है सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट तो करते हैं क्वेश्चन 20। अभिकथन आपको दिया गया है, ये डैश भाज्य संख्या है, क्या है, डैश एक क्या है, भाज्य संख्या है। अब देखो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं, सुनो अब ध्यान से, बस मेरी बात सुनते रहो करो बस, ठीक है, सुनो समझो बस। तो आगे देखो, कारण आपका है, कुछ भी मत के माइंड के अंदर में से कुछ भी डाउट आउट मत रखो, तो कुछ भी समझ में नहीं आया पीछे वीडियो करके देख लो, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी डाउट मत रखो बस। देखो कारण हमारे को दिया गया है, एक अभाज्य संख्या को संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, एक अभाज्य संख्या को संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, समझ रहे हो बात। ठीक है, संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है, अभाज्य संख्याओं को संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वह समझो। देखो अब हमारे को कारण बात सुनो, ये वाला है, देखो अभाज्य, देखो अभाज्य संख्या के गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं, सबको पता है अभाज्य संख्या के गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं, और वह संख्या एक और वह संख्या
और वह स्वयं होता है। ठीक है, अतः इसे अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है भाज्य संख्याओं को। ठीक है, तो हम मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा कारण क्या, आपका हमारा क्या है, पहले बात तो गलत है। ठीक है, अब हमारे को अभिकथन की जांच करनी है। ठीक है, तो अब देखो अभिकथन, ये हमारे को दिया गया था संख्या ये वाला। तो जब हम इसको इसको पूरा इसको गुना करेंगे और फिर 37 को इसको प्लस करेंगे तो हमारे कितना निकलेगा, 1497 आपका आएगा। अब इसको सार संख्या को जब आप जोड़ोगे, ठीक है, जोड़ोगे 1 प्लस में 4 प्लस में 9 प्लस में 7, तो आपका 21 आएगा। 21 जो आपका क्या है, 3 से विभाजित है। ठीक है, 21 क्या 3 से विभाजित है, तो आपका 1497 संख्या एक हो गया 3 से, और स्वयं मतलब कि पूरा 1497 स्वयं से विभाजित है, तो इसलिए क्या एक भाज्य संख्या है। कैसे हो गया भाज्य संख्या, फिर से समझो। इसके गुणनखंड कितने हो गए आपके, पहले तो एक गुणनखंड खुद ही हो गया, दूसरा गुणनखंड ये हो गया, तीसरा गुणनखंड ये हो गया। ठीक है, तो टोटल 3 गुणनखंड आ गए। तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होता है वह क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो उसको करके हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में कारण हमारा क्या था, भाज्य संख्या को सिर्फ से गुणनखंड क्या तो 2 ही होते हैं, तो उसको हम ना अतः इसे अन्य अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपका ये गलत है। तो राइट आंसर आपका कौन सा आएगा, सी इसका राइट आंसर है। अभिकथन सत्य और कारण आपका गलत है। तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक 20 क्वेश्चन भी 10 11 से लेकर के 20 तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट कुछ भी हो तो कमेंट से पूछ लेना, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। आज के हम इस क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है आपको मैं थोड़ा समझाऊंगा मगर बहुत मस्त तरीके से समझाऊंगा, ज्यादा के ऊपर हम नहीं भागेंगे, बड़े तरीके से मजे समझते चलेंगे। अब मैंने जो नेक्स्ट क्लास का आएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, और आपको मैं ये टास्क देता हूँ घर से कम जो मैंने 11 से लेकर के आपका जो क्वेश्चन मैंने कराया 20 तक, एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, पहला ये काम देता हूँ। दूसरा मैं आपको ये काम देता हूँ कि मैंने वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 से लेकर के मैं 10 तक क्वेश्चन कराए थे, उसको ना वीडियो को देख लेना बस। क्या करना है, वीडियो को देख लेना बस। ठीक है, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस सिर्फ 11 से 20 तक करना है आपको। 1 से 10 तक मैं सिर्फ और सिर्फ आप उसको वाले वीडियो को देख लेना। वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आपको एंड तक देखोगे तो खुद ही आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे देगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी से वीडियो के थर्ड पार्ट के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।